गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अब इसके बाद जो पेपर आपके बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, सभी का लेवल संभावना है मुश्किलें बढ़ने की। कारण उसका सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, अब फुल सिलेबस का पेपर उठाना है। किसी भी पिछले साल का पेपर या तो स्टेज 1 का या स्टेज 2 का उठा के दे दिया सीधा का सीधा। कोई इतनी मेहनत उसमें नहीं होगी कि भी यहाँ पर वहाँ से क्वेश्चन उठाऊँ, मैं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठाऊँ, किस चैप्टर में से उठाऊँ। तो सीधा सा है कि पिछले के जो 6-7 साल के पेपर हैं उसमें से किसी भी साल का पेपर उठा के एज इट इज डाल देंगे पेपर में। अब मैथ और फिजिक्स का पोर्शन मुश्किल आता है थोड़ा सा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पिछले सालों के जो मैं आपको 1 बाई 1 असाइनमेंट भेजूँगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग ईमानदारी से निकालें उनको। और निकालने का मतलब भी ये है कि कोशिश करें अपनी नोटबुक अपडेट रख लें, ताकि बार बार उनको रिवाइज करना पड़ेगा। जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें कोई कॉन्सेप्ट या ट्रिक यूज़ हो रही है, वो एक बार आप निकाल लो उससे पार नहीं पड़ेगी, वो आपको बार बार निकालना पड़ेगा, तब जाके याद रहेगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो 100 से आगे की कुछ क्वेश्चन हैं, 100 से आगे के कुछ क्वेश्चन हैं, उसमें सबसे पहले 106 मेरे पास जो बच्चों ने डाउट भेजे हैं, आप लोगों में से किसी भी बच्चे ने डाउट भेजे हैं, मैं उनको कलेक्टिवली वीडियो के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 106 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू 4/9। यहाँ स्क्वायर रूट बना के यहाँ जो 3 दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये सर्ड है, पावर ऑफ सर्ड। पावर ऑफ सर्ड इसका मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। ए रूट का सिंबल बना के यहाँ एन दे दिया, एन एक नेचुरल नंबर है, एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब है ए की पावर 1/n। इसका मतलब क्या है, ए की पावर 1/n। अगर ये पावर ऑफ सर्ड 2 होगी 2 तो मेंशन नहीं करेगा, अंडरस्टूड। अगर यहाँ पर पावर 2 है, अंडरस्टूड है, ए की पावर 1/2। 2 को छोड़कर और कोई भी अगर पावर ऑफ सर्ड होगी वो मेंशन की हुई होगी, लिखी मिलेगी, लिखी हुई मिलेगी इसके अंदर, इस प्रकार। इसका मतलब ए और सारे की पावर 1/n होगी। 4/9 की पावर 1/3 है, -2/9 की पावर 1/3, और लास्ट में दिया हुआ आपके पास +1/9 की पावर 1/3। आप ध्यान से देखोगे एक तरह से डिनोमिनेटर सेम है सभी का, जो डिनोमिनेटर है वो सभी का सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ऊपर 4 की पावर 1/3, नीचे 9 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 1 ही आएगी, और नीचे 9 की पावर 1/3। ये केस हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जो नीचे 9 की पावर 1/3 है ना, ये 3 की पावर, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक तरह से एलसीएम आ जाएगा 9 की पावर 1/3। नंबरेटर 4 की पावर 1/3 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 2, सारे की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 +1। 9 की पावर 1/3 का मतलब है 9 को लिख लिया 3 की पावर 2, सारे की पावर 1/3। क्योंकि जो आंसर में ऑप्शंस दिए हुए ना, आंसर में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो 2 ऑप्शंस में तो आ रहा है 2 का क्यूब रूट। अगर यहाँ पावर 3 है तो उसको मैं क्यूब रूट कह रहा हूँ, 2 का क्यूब रूट +1 डिनोमिनेटर में है, तो या तो यहाँ पर 2 का क्यूब रूट +1 बन जाए किसी तरीके से, या फिर पावर इसमें 3 की है, एक में ऊपर 3 की पावर 1/3 है, एक में नीचे 3 की पावर 1/3 है। ठीक है, तो इनमें से कौन से फॉर्म में चेंज होगा वो हम देखेंगे। इसमें इस फॉर्म में मैंने इसको चेंज किया है, इसका मतलब ये 2 की पावर 2/3 आ गई, 2 की पावर 1/3 है +1, और नीचे आ गया 3 की पावर 2/3। ये जो 3 की पावर 2/3 था, ये 2 की पावर
2, या इसको मैं लिखूं 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर। पावर के ऊपर अगर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। मैं एक यहाँ पर आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 1/3 इंटू 1 लिख दिया 2 की पावर 1/3 को। मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म है यहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 1/3, ठीक है। तो 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, माइनस में ए इंटू बी, और प्लस में जो 1 है 1 का स्क्वायर है। अगर इसके साथ ए प्लस बी और मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या मल्टीप्लाई करना है इसके साथ? ए प्लस बी होता है ना फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला होता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर होते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसके साथ में ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास ए का स्क्वायर है माइनस में ए इंटू बी है प्लस बी का स्क्वायर है। अगर इसके साथ ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाए तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। व्हाट इज ए प्लस बी? ए की वैल्यू है 2 की पावर 1/3 और बी की वैल्यू 1 है। इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 1/3 प्लस 1, इस फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा होते ही ये सारा ए है, ए ये बी, ए प्लस बी इंटू में इस ए का स्क्वायर माइनस में ए इंटू बी और प्लस में बी का स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा ए क्यूब 2 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे 3 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/3 प्लस 1, 2 की पावर 1/3 का क्यूब 2 आ गया, ऊपर 2 प्लस 1, ऊपर 3, नीचे 3 की पावर 2/3 और इंटू में 2 की पावर 1/3 प्लस 1, ऊपर 3 की पावर 1 है, नीचे 3 की पावर 2/3 है, ऊपर 3 की पावर 1/3 आ जाएगी। 3 की पावर 1/3 का मतलब है ऊपर क्यूब रूट ऑफ 3 आ गया और नीचे 2 की पावर 1/3 प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर जाएगा वो इसका सी पार्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? सी। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया हुआ 113 113 113 जो क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एन, फॉर हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एन, एन की कितनी वैल्यूज के लिए, जहां एन एक इंटीजर है, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, द एक्सप्रेशन इज एन इंटीजर। द एक्सप्रेशन क्या दी हुई? एक्सप्रेशन 8 इंटू एन क्यूब माइनस 3n स्क्वेयर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इज एन इंटीजर। क्वेश्चन हमारा क्या है? n कोई इंटीजर है, n की जगह इंटीजर वैल्यू रखने से इस सारे की वैल्यू भी इंटीजर आ जाए, ऐसे कितने इंटीजर n पॉसिबल है? तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, क्या आता है? n क्यूब माइनस का 3n स्क्वेयर प्लस 5, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे?
2n-1 से इस 8 को तो अलग छोड़ दिया क्योंकि 8 का कोई रोल नहीं है। n की वैल्यू पुट करनी यहाँ पर, ठीक है, n की वैल्यू हमें पुट करनी है। अगर ये सारा इंटीजर हुआ, ये सारा का सारा क्या हुआ, इंटीजर, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या रहेगा, वो इंटीजर रहेगा, ठीक है। अब 8 की वजह से क्या फर्क पड़ेगा भाई, हो सकता है ये इंटीजर ना हो, कहीं ना कहीं इसकी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए n की जगह रखने से, n की जगह इंटीजर वैल्यू रखने से, ये तो हमेशा इंटीजर आएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन n जब एक इंटीजर है तो 2n-1 जो होगा, n जब इंटीजर है तो 2n-1 जो है उसकी वैल्यू हमें हमेशा क्या मिलेगी बता सकते हो, कैसा इंटीजर होगा। n की जगह जब मैं इंटीजर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास 2n-1 की जो वैल्यू है वो हमेशा ओड आएगी, तो वो तो इसको डिवाइड कर नहीं सकता। इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा 2n को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि n क्यूब आ जाएगा, तो n²/2 आ रहा है, कोशेंट जो आएगा उसमें n²/2 आ रहा है, इसलिए मुझे 8 को साथ शामिल करना पड़ेगा। 8 को साथ शामिल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ n³ लेके आना है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि प्रोडक्ट n³ आ जाए, तो वो टॉपिक मेरे पास क्या होगा, n²/2 होगा। n²/2 अपॉन में 2 आने से कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, इसलिए इस 8 को भी साथ शामिल कर लो। अगर यहाँ पर 2n-1 की बजाय 2 नहीं होता ना, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं थी 8 को साथ लेने की। यहाँ 8 आ गया, 24 और ये 40, यानी कि जो बाहर 8 मल्टीप्लाई था उसको मैंने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 4n² भाग चला जाएगा पहले, 4 × 2 8n³ माइनस का 4n² माइनस और प्लस, माइनस का 20n² बच गया, प्लस का 40। अब भाग किस पे जाएगा, अब भाग किस पे जाएगा, 2n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 20n² आ जाएगा, माइनस का 10n, माइनस का 20n², माइनस 10n को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10n, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 10n और प्लस का 40। अब माइनस का 10n आना चाहिए, इसका मतलब ये भाग किस पे जाएगा, 2n को -5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -5 को 2n से माइनस का 10n, -5 को -1 से +5 घटा दिया, प्लस और माइनस कैंसिल, 40 - 5 35। यानी कि जब मैंने इस सारे को इससे डिवाइड किया तो कोशेंट कितना आया, कोशेंट इट इज इक्वल टू 4n² माइनस का 10n -5 प्लस में 35 अपॉन में 2n-1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। जब इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, ये तो कोशेंट आया, आया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 35, और उसके अपॉन में क्या रह गया, 17 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, 5 15 क्या बचा 2, तो 17/3 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कोशेंट 5 है, प्लस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, अपॉन में डिवीजन 3, तो क्या ये 17/3 नहीं है, एलसीएम लेंगे तो 3 × 5 15 + 2 17/3, मतलब दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, यही कॉन्सेप्ट में नहीं है इसके। अब मुझे इसकी वैल्यू इंटीजर चाहिए, यानी कि ये सारा का सारा इंटीजर होना चाहिए। n जब इंटीजर है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो 4n² - 10n - 5 ये भी इंटीजर ही होगा। n की वैल्यू अगर आप इंटीजर वैल्यू पुट करोगे तो ये सारा भी इंटीजर ही आना है,
तो इस सारे के इंटीजर होने के लिए 35/2n-1 का इंटीजर होना जरूरी है। देयरफॉर 35/2n-1 मस्ट बी एन इंटीजर। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब बता सकते हो इंटीजर कब आ सकता है? 35/2n-1 इंटीजर कब आ सकता है? 35/2n-1 इंटीजर कब आ सकता है, बता पाएंगे? जब ये 2n-1 35 का एक फैक्टर हो, यानी कि इस 2n-1 की वैल्यू +1 हो, -1 हो, +5 हो, -5 हो, +7 हो, -7 हो, +35 हो, -35 हो। यानी कि इस 2n-1 की जो पॉसिबल वैल्यू है वो ऐसी होनी चाहिए जो 35 को डिवाइड कर दे। इसलिए इसके इंटीजर होने के लिए 2n-1 की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं +-1, +-5, +-7 और +-35। इस 2n-1 की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे, 35 को +-1 से डिवाइड करोगे इंटीजर आएगा, +-5 से डिवाइड करोगे इंटीजर आएगा, +-7 से डिवाइड करोगे इंटीजर आएगा, +-35 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यूज मिलेंगी n की? 2 यहाँ से, 4, 6 और 8। 2n-1 की वैल्यू 1, 2n-1 की वैल्यू -1, 2n-1 आ गया 5, 2n-1 आ गया -5। इसी प्रकार 2n-1 7 और 2n-1 -7, 2n-1 35, 2n-1 -35। n की वैल्यूज यहाँ से 2n = 2 आएगा, n 1 हो गया, यहाँ से n 0 आ जाएगा, यहाँ से n = 3 आ जाएगा, यहाँ से n = -2 आ जाएगा। आगे से n की जगह एक जगह n 4 आएगा और एक जगह -3 आ जाएगा। और जब 35 पुट करोगे तो एक n की वैल्यू 80 आ जाएगी और एक n की वैल्यू -0। ये सारे के सारे इंटीजर हैं। इसका मतलब हमारे पास n जो है उसकी कितने इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है। बेटा एक बात का ध्यान रखना, कभी भी ये ना मान के चलें कि यही क्वेश्चन आएगा। ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, सेम कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा, इसकी वैल्यू बदल देगा, ऊपर से नीचे वाले की वैल्यू बदल देगा और आपसे कहेगा कि n की ऐसी वैल्यूज निकालो जिसके लिए सारा का सारा इंटीजर। मतलब कॉन्सेप्ट सेम पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सेम कभी भी नहीं पूछा जाएगा, कभी भी। हमेशा याद रखना, चाहे आप हजारों लाखों क्वेश्चन निकाल लो, फिर भी हम ये नहीं कह सकते श्योरिटी से 100% ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में आ जाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 115, 115। इफ a + b + c = 0, 115 क्वेश्चन है। a + b + c = 0 और उसके बाद ये कह रहा है देन हमें वैल्यू निकालनी है a + b² / ab। b + c² / bc, c + a² / c, c + a² में c। अगर यहाँ से आपने एलसीएम लिया ना, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ से a + b की वैल्यू -c आ गई, b + c -a हो गया, c + a - b हो गया। अगर a + b + c 0 दिया हुआ है ना, a + b + c, तो हमेशा याद रखना एक आइडेंटिटी होती है, इफ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। मतलब पूरी संभावना है कि ये आइडेंटिटी यूज हो अगर a + b + c 0 दे रखा है। मैंने इसे a + b की जगह -c रख लिया, -c का स्क्वायर ऊपर c² हो जाएगा, नीचे b + c की जगह -a रख लिया, उसका स्क्वायर a² / bc।
सी प्लस ए की जगह माइनस बी रख लिया, उसका स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी। ए बी सी एलसीएम निकाल लिया, ए बी सी एलसीएम आ गया। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ए इंटू बी से डिवाइड करोगे सी बचेगा, सी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, सी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये कितना है 3abc अपॉन में abc। abc से abc क्या हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3। तो इसका जो आंसर होगा इसके इक्वल होगा, इसकी जो वैल्यू निकालनी थी इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई 3। हमेशा याद रखना अगर कोई ऐसे 3 वेरिएबल टर्म है जिनका सम 0 आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc के यूज होने। नेक्स्ट इसमें 116 ये कह रहा है f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, और साथ में कह रहा है fn इक्वल टू जो fn है ना fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2, देन हमसे कह रहा है f5 निकालो। कहाँ से आएगा f5, इसमें n की जगह 5 पुट करो, तो डायरेक्ट मैं n की जगह 5 पुट कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा f4, ये बन जाएगा f3, लेकिन मेरे पास ना f3 है ना f4 है, तो सबसे पहले मैं f3 और f4 निकालूंगा। f1 और f2 दोनों दिए हुए हैं, n की जगह 3 पुट करेंगे इसमें, f3 विल बी f3 3 माइनस 1 f2 3 माइनस 2, मतलब ये जो रिजल्ट है वो हर n के लिए ट्रू है जो 2 से बड़ा है। ध्यान रखना 2 से बड़े के लिए ट्रू है, क्योंकि 1 और 2 की वैल्यू तो मुझे पहले से दी हुई है। मैं इस रिलेशन की हेल्प से f1 और f2 नहीं निकाल सकता। दिस रिलेशन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर कैलकुलेटिंग fn विच आर ग्रेटर देन 2, f3 f4 एंड सो। f1 और f2 दोनों 1 है, ये भी 1 और ये भी 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। f4 n की जगह 4 पुट करेंगे, f4 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, n की जगह 4 पुट किया तो 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2। अब f3 और f2, f3 2 आ रहा है, f2 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, f4 3 आ गया, f5 n की जगह 5 पुट करेंगे, f4 प्लस में f3, f4 प्लस में f3, f4 निकाल रखा है 3 है, f3 व्हाट इज f3 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू 4, बस ये निकालो। f6 निकालना है तो n की जगह 6 इसमें 6 पुट कर दो, f6 क्या होगा f5 प्लस f4, f5 निकाल लिया f4 निकाल लिया, दोनों ऐड कर दूंगा तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो किसकी वैल्यू होगी f6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 120 120 जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, गिवन दैट a स्क्वायर प्लस 6b इक्वल टू माइनस 14। क्वेश्चन नंबर 120 है, गिवन दैट a स्क्वायर प्लस 6b इक्वल टू माइनस 14। दूसरी इक्वेशन है b स्क्वायर प्लस 8c इक्वल टू 23 एंड c स्क्वायर प्लस 4a माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस 6b इक्वल टू माइनस 14, b स्क्वायर प्लस 8c प्लस 23 इक्वल टू 0। ठीक है, और लास्ट में c स्क्वायर प्लस 4a माइनस 8 इक्वल टू 0, सी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट में इक्वल टू माइनस 14 है, सेकंड और थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म। इस फर्स्ट के अंदर भी ये जो टर्म है इसको लेफ्ट में उठा लो, ये माइनस का जो 14 है लेफ्ट में आके प्लस 14 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये कह रहा है देन फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी।
अगर वैसे हम इसमें ट्राई करें तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास ए बी और सी में 3 इक्वेशन है, ठीक, और अननोन भी 3 ही है। तो इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके आप यहाँ से ए बी और सी निकाल सकते हो। सी की वैल्यू यहाँ से जैसे बी दिया हुआ है, मतलब इस किसी एक को ए में चेंज कर दो, या तो किसी एक को बी में, किसी एक को सी में, मतलब एक ऐसी इक्वेशन बना लो जिसमें या तो अकेला ए आ रहा हो, या अकेला बी आ रहा हो, या अकेला सी आ रहा हो। अल्टीमेटली 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है, ए बी सी निकल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक सोल्व ट्रिक है, क्या है वो? इन तीनों को ऐड कर लिया मैंने, 1 + 2 + 3 इम्प्लाइज, तीनों को ऐड करूंगा तो a² + 6b + 14, b² + 8c + 23, c² + 4a - 8 = 0। a² वाली टर्म को सिंगल पावर वाली टर्म के साथ ले लो और परफेक्ट स्क्वायर बना लो। a² के साथ 4a ले लिया मैंने, b² के साथ मैंने 6b ले लिया, और मैंने c² के साथ 8c ले लिया। a² और a वाले टर्म को साथ लेके परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, b² और b वाले टर्म को साथ लेके परफेक्ट स्क्वायर, और c² और c वाले टर्म को साथ लेके परफेक्ट स्क्वायर। प्लस का 14 और 23 37, 37 में से 8 घटा दो, प्लस 29 आ गया। a² प्लस का 4a + 4, a का कोफिशिएंट था 4, उसका हाफ हुआ 2 और उसका स्क्वायर। अगर x² और x वाली टर्म दी हुई है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, क्या मेथड था? x² वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 हो, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट उसका हाफ हो, उसका स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। a का कोफिशिएंट 4 है, इसका हाफ 2 हो गया, उसका स्क्वायर 4 ऐड कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट एक साथ कर देंगे। प्लस का b² प्लस का 6b, b का कोफिशिएंट कितना है? 6, उसका हाफ हो गया 3, उसका स्क्वायर 9 ऐड कर दिया, 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। c² + 8c, c का कोफिशिएंट 8 है, उसका हाफ हो गया 4, उसका स्क्वायर 16। क्या क्या ऐड हो गया? 16 + 9 + 4 कितना आया? सम 29। तो इसका मतलब ये जो 29 था ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कुछ नहीं करना, ये जो 29 था इसको मैंने 3 जगह एडजस्ट कर लिया, एक जगह 4 निकाला इसमें से, एक जगह 9 और एक जगह 16। अगर ऐसा नहीं करते हो तो जो कुछ ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर लो। 29 ऐड हुआ, 29 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बड़ा 29, इसका कुछ नहीं हुआ है, ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा 29। इस -29 से +29 कैंसिल। एक तरह से जो प्लस का 29 था वो 4, 9 और 16 में टूट गया। 4 इसके साथ शामिल होकर परफेक्ट स्क्वायर, 9 इसके साथ शामिल होकर परफेक्ट स्क्वायर, 16 इसके साथ शामिल होकर परफेक्ट स्क्वायर। ये बन जाएगा a + 2 होल स्क्वायर, b + 3 होल स्क्वायर और c + 4 होल स्क्वायर = 0। 3 परफेक्ट स्क्वायर है, तीनों का सम 0 है। 3 परफेक्ट स्क्वायर है, तीनों का सम क्या है? 0। अब परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव आता नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता, तो इन तीनों का सम 0 कब आ सकता है? जब when each of them = 0। it is possible only when a + 2 स्क्वायर भी 0 हो, b + 3 स्क्वायर भी 0 हो और c + 4 स्क्वायर भी 0 हो। यानी कि यहाँ से a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। ये a, b और c यूज करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। a b + b c + c है। ए बी कितना बनेगा? 6, बी सी कितना बनेगा? 12, 12 और 6 18, ए सी कितना बनेगा? 8, 18 और 8 24। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 26। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 122। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बाइनोमियल थ्योरम। इससे पिछले 50 से 100 के बीच के जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, 50 से 100 के बीच के, ठीक है, उसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए थे।
एक तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का, कोई भी नेचुरल नंबर है उसके फैक्टर कितने होंगे, और दूसरा था बाइनोमियल थ्योरम का। वो दोनों फैक्टर्स यहाँ भी यूज हो रहे हैं, इसमें इसी क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं एक्चुअल में। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या है, a प्लस बी रेज टू पावर n, n हमारे पास नेचुरल नंबर है, a प्लस बी क्या है, नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, a और b हमारे पास कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल यहां पर है एनी एक्सप्रेशन containing two terms, any expression containing two terms is called binomial। कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म, उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। n जो है ना, n इस बाइनोमियल का इंडेक्स कहलाएगा, इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल, पावर, एक्सपोनेंट। a प्लस बी, आपने n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, a प्लस बी के स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, n की वैल्यू 3 पुट कर दी, a प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला होता है, a प्लस बी की पावर 4 फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर पावर 5, 6, 7 से ज़्यादा आ गई, अब वहाँ उनको बार बार मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी को a प्लस बी से, फिर a प्लस बी से, फिर a प्लस बी से, वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो वो वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए आपके पास ये थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेचुरल नंबर इंडेक्स। a प्लस बी की जो पावर n है वो हमारे पास आएगी nc0 a रेज टू पावर n, nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी, nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 बी स्क्वेयर, nc3 a रेज टू पावर n माइनस 3 बी क्यूब, और लास्ट टर्म NCN B रेज टू पावर n। A और B तो ठीक है, A और B हमारे पास था उनकी पावर से, ये एक नई टर्म आ गई NC0, परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने हल्का सा आपको बताया था, जहां प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर डिस्कस किया था, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर डिस्कस करने से पहले हमने बेसिक्स बताए थे आपको, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वहाँ NCR का रोल था, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग r ऑफ them at a time। number of combinations with the help of n objects by taking r of them at a time, NCR। इसके लिए ये नोटेशन भी था CNR, NCR CNR, इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। ये रिजल्ट था हमारे पास, n फैक्टोरियल ऊपर, नीचे r फैक्टोरियल और साथ में n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। 1 से लेकर 10 तक के जो नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, 10 का फैक्टोरियल कहलाएगा। ठीक है। NC0 एक प्रॉपर्टी और थी, NCR और NCN माइनस R इक्वल होते हैं। यहाँ जो R है ना, R उसकी वैल्यू हमेशा n से छोटी मिलेगी, R ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। R जो है उसकी वैल्यू हमेशा n या उससे छोटी होगी। R n के इक्वल हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। n और R में से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। R की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, R जो है वो 0 से लेकर n के बीच में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। क्या खासियत है इस एक्सपेंशन की, जितने भी टर्म्स है ना, कोई भी टर्म उठा लेना, कोई भी टर्म, उसमें a और b की पावर्स का जो सम है ना, वो आपको इंडेक्स के इक्वल मिलेगा। इस पहले टर्म में a की पावर n, b की पावर 0, n और 0 का सम n आ गया। दूसरी टर्म में a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, सम n आ गया। तीसरी टर्म में a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, सम n आ गया।
ए की पावर n माइनस 3 बी की पावर 3 सम n आ गया, लास्ट टर्म में b की पावर n a की पावर 0 सम n आ गया। लेफ्ट से राइट में जाते समय a की पावर्स घटती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। राइट से लेफ्ट में आते समय b की पावर घटती जा रही है, a की पावर बढ़ती जा रही है। पहली टर्म में जितनी पावर्स a की है, लास्ट टर्म में उतनी ही पावर b की है। पहली टर्म में जितनी पावर a की, लास्ट टर्म में उतनी ही पावर, ठीक है, ये केस आपके पास है। इस कॉन्सेप्ट का यूज बेटा, इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास इस बाइनोमियल थ्योरम का है। अब मैं अगर 120वां जो क्वेश्चन उसमें इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, एक दूसरा पॉइंट, दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ अप्लाई होगा, कोई भी नेचुरल नंबर n दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोई भी नेचुरल नंबर आपके पास है, उसके फैक्टर्स की संख्या निकालनी है, फैक्टर्स की संख्या। तो सबसे पहले आप इस नेचुरल नंबर n का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज जो n हमारे पास इसका मैंने लिखा हुआ है पीछे, जो मैंने सोल्व करके भेजे हुए थे, सोल्व करके क्वेश्चंस वहाँ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट। p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, p3 की पावर अल्फा 3 और लास्ट में pr, इसकी पावर अल्फा r। ये p1, p2, p3 और pr सारे के सारे प्राइम है। p1, p2, p3 एंड सो ऑन pr, ये सारे के सारे प्राइम। मतलब जिस नेचुरल नंबर के फैक्टर्स की बात हो रही है, उस नेचुरल नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन, अल्फा r आर नेचुरल नंबर्स।